अरुणा दिल्ली शहर में रहती है। उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसकी एक 5 साल की बेटी है और अब दूसरी बार वो गर्भवती है, पर इस हालात में भी वो ऑटो चलाती है। अपनी 5 साल की बेटी को पड़ोसियों के पास छोड़कर जाना उसकी मजबूरी है। बेटी दीपिका, तू अपना ख्याल रखना, मैं अब काम पर चलती हूँ। हाँ, तुम शाम को जल्दी आ जाना ना माँ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। ठीक है बेटी, मैं आ जाऊंगी। ऐसा कहकर अरुणा अपनी ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसे दिन में 2-3 सवारी मिलती हैं, जिसे वो ऑटो में बिठाकर उनके घर तक छोड़ाती है और शाम को अपने घर पहुंच जाती है। अरुणा देवी दुर्गा को बहुत मानती है और सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करती है। हे माता, जैसा आशीर्वाद आपने मुझ पर अभी तक बनाए रखा है, सदैव वैसे ही बनाए रखना और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना। माते, आप तो जानती हैं ना, मुझे मजबूरी में काम पर जाना पड़ता है। अगर ये होते तो मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता, पर घर चलाने के लिए माता ये करना जरूरी है। ऐसे ही अर्चना काम पर जाती रही, लेकिन एक दिन उसकी बेटी दीपिका को निमोनिया हो गया और उसके इलाज में घर में रखा सारा पैसा खर्च हो गया। घर में रखा सारा पैसा तो खर्च हो गया, पर मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। हे माता रानी, सब आपकी कृपा है। अर्चना का आखिरी महीना चल रहा था, पर बेचारी की कितनी बुरी किस्मत थी कि उसे जिस समय आराम करना चाहिए वो उस समय भी ऑटो चला रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी सास मिली। माँ जी, आप नमस्ते, आइए मैं आपको घर छोड़ती हूँ। मैं उसी तरफ जा रही थी। माँ जी, हट, रहने दे, मुझे नहीं बैठना तेरी इस बेकार से ऑटो में। जिस दिन से मेरे बेटे ने तुझसे शादी की, मैं उसी दिन से तुझसे रिश्ते नाते सब तोड़ दी हूँ। तो मुझे माँ जी वाजी मत कहकर बुलाया कर। ना वो मेरा बेटा था और ना तो मेरी बहू है। तुम दोनों उसी दिन से मर चुके हो मेरे लिए। चला हट, मुझे जाने दे। उषा ऐसा कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन तभी अर्चना को दर्द उठने लगा और वो वही ऑटो में पड़ी दर्द से कराहने लगी। आस पड़ोस में जितने भी लोग थे वो सब उसे देखकर जा रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। हे माँ, मदद करो, हे माँ, मदद करो। अर्चना ऐसे दर्द से चिल्ला रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आती है। अरे आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर यहीं पास में है, आप चलिए। वो औरत का घर पास में ही था। वो अर्चना को अपने साथ ले आई और उसका बच्चा वहीं पैदा हुआ। अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। ये लो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत ही सुंदर है। अर्चना उसे देख रोने लगी। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। अर्चना के ऐसे कहते ही वो औरत देवी दुर्गा में बदल गई। वो कोई सामान्य औरत नहीं, बल्कि स्वयं देवी दुर्गा थी, जो खुद अर्चना की मदद के लिए धरती पर आई थी। आना तो था ही अर्चना, तुमने अपने दिल से जो बुलाया था, और जब मेरा भाग कोई मुझे अपने दिल से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। और अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं सब ठीक कर दूंगी मेरी पुत्री। तूने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, पर अब उन कष्टों का खत्म होने का समय आ गया है। देवी दुर्गा ने अपने चमत्कार से उस घर को एक बड़े सुंदर से घर में बदल दिया और धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। अर्चना, आज से यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए ये तुम्हें दे रही हूँ। और कभी दुखी मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भागलपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में पुराने कुएं से पानी निकालता था और पूरे खेत में सिंचाई करता था, लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं होती थी। वो लोग बहुत तरह की फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती है। सुनिए जी, खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर मजदूरी करने लगती हूँ, क्या किसी के घर में काम करने लगती हूँ। कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा। इस खेत में कितनी ही काम करो, बेकार है। अरे नहीं पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने ये खेत मुझे दिए हैं। मैं इस खेत में अगर किसानी बंद कर दूंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुँह दिखाऊंगा।
पड़ेगा, और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, ऐसे मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, तुम्हारा कहना सही है कि घर के लिए कमाई होनी चाहिए, तो तुम कहीं पर काम कर लो। मैं इस खेत में फसल बोता रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए माँ जैसी है। अगर इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो यहाँ लोग शराब पीने लगेंगे और यहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। ठीक है जी। फिर पीलू लोगों के घर काम करने लगी और बंटी खेती जारी रखता है, और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता था। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब, देखिए इन्हें क्या हुआ है। सुनो बबलू भाई, आप अब बहुत कमजोर हो गए हो धूप में काम कर करके। कुछ महीने आराम करो। लेकिन अभी तो बीज बोने हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। बबलू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। पीलू कुएं से पानी निकालने लगी है। तभी उसमें से एक बाल्टी भर रुपये निकल आते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? तभी उसके खेत से एक देवी प्रकट होती है। बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ। तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बबलू, आज के इस लालच के जमाने में तुमने गरीबी झेली, लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी फसल नहीं उगने दे रही थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस कुएं से पैसे निकलेंगे और तुम और जमीन खरीदकर लोगों के लिए अनाज उगाओ, उनका पेट भरो। मेरा आशीर्वाद है तुम पे। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा, बर्गर, ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिससे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम, पिज्जा, बर्गर्स बेचने लगती है।
उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल की बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेलकर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी, अभी हमने पहले ये गेम खेलना है। पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है। बच्चों, इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी, इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा, मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों, तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा, यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो? इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है, मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा, आप कैसे बन गए सोल्जर? यश, क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना, एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था।
तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा। ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे, ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सींगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सींगा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है। एक शहर में भल्लू भालू रहता था। वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो बहुत समझदार था और अच्छे और बुरे की पहचान रखता था। भल्लू ताकतवर था, इसी वजह से सींगू गेंडा उसके साथ दोस्ती करने को देखता था। भल्लू, कैसे हो? तुम तो मेरे साथ घूमते ही नहीं हो और उस पिद्दी तोते से दोस्ती करके रखे हो। तुम्हें तो अपने जैसे ताकतवर लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तोता बहुत अच्छे मन का है, वो मेरा बचपन से दोस्त है। बचपन की बात अलग होती है, कमजोर लोगों के साथ रहने से बदनामी होती है। मेरे साथ घूमो, हमसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे इलाके में कोई नहीं है, हमारा दम रहेगा। वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो। और इस तरह से भल्लू सींगू की चाल में फंस जाता है। अब हर दिन उसी से मिलता था और उसकी ताकत के घमंड में वो भी घमंडी हो जाता है। अब भल्लू तोता से नहीं मिलता था और पूरे इलाके में सींगू के साथ ताकत के घमंड दिखाते हुए घूमता रहता था। एक दिन तोता उसके पास आकर कहता है, भल्लू, सींगू की संगत छोड़ दो, तुम गंदे बनते जा रहे हो। तोता, तुम छोटे हो,
तुम ताकत का प्रभाव नहीं समझोगे। तुम्हारी मर्जी। भल्लू, पास में ही मगरू रहता है, उसको मछलियों की दुकान है। वो मुझसे मछलियों का पैसा मांग रहा है। चलो हम चलकर उसको सबक सिखाते हैं, उसकी पूरी मछलियाँ चुरा लेते हैं। तुम्हें उसने परेशान किया, अब तो हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। भल्लू और सींगू मगरू के घर जाते हैं। मगरू उस समय नहीं था। भल्लू, तुम मछलियाँ चुराओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। और भल्लू मछलियाँ चुराने में लग जाता है। तभी वहाँ पर मगरू आ जाता है। मगरू को देखकर सींगू वहाँ से भाग जाता है। मगरू भल्लू को चोरी करता देखकर गुस्से में आ जाता है और वो मछली पकड़ने का जाल फेंक कर भल्लू को पकड़ लेता है। सींगू बचाओ, कहाँ हो? तुम्हारा दोस्त सींगू भाग गया है। भल्लू की बहुत पिटाई हो जाती है। तोता को जब पता चलता है तो वो वहाँ आ जाता है और भल्लू को मगरू से माफी मांगने के लिए कहता है। मुझे माफ कर दो मगरू भाई, मैं ताकत और बुरी संगत में बहक गया था। अगर तोता तुम्हारे लिए नहीं आता भल्लू तो तुम जेल में होते। मुझे माफ कर दो तोता भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे बुरी संगत में रहने का नुकसान भुगतना पड़ा। बुरे लोग तो सिर्फ मुसीबत में ही फंसा सकते हैं। भल्लू अब से किसी बुरी संगत में नहीं रहता था। वो अब अपने ताकतवर होने का घमंड भी नहीं करता था और ये बात समझ गया था कि दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, बुरे लोग मुसीबत होते हैं। मगरू और रिंकू एक शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। मगरू को अपनी स्विमिंग की काबिलियत में बहुत घमंड था और रिंकू खरगोश को अपने भागने की काबिलियत पर। उनकी दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में बहुत से जानवर रहते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। लेकिन तोता ऐसा था जो उन दोनों का दोस्त था। मगरू, मेरे ख्याल से तुम्हें और रिंकू को दोस्ती कर लेनी चाहिए। आखिर तुम दोनों बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। तो मगरू कहता है, ये बात तुम रिंकू को समझाओ तोता, वो बहुत घमंडी है और मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है कि मुझसे बहुत बदबू आती है और ना जाने क्या क्या। मैं रिंकू से बात करूंगा, लेकिन ये जान लो कि तुम दोनों को बाकी जानवर भड़काते हैं। फिर तोता रिंकू के पास जाता है। रिंकू, तुम और मगरू मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ दूसरों की बातों में मत आया करो और दोस्ती कर लो। मगरू मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तरकीब लगाता रहता है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। दोनों तोता की बात नहीं मानते हैं। तोता दुखी हो जाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उससे मिलने के लिए मगरू और रिंकू आते हैं। मगरू, रिंकू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है, लेकिन वो नदी के पार मैदान के अंदर मिलेगी। अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मगरू और रिंकू दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नदी पार करूंगा दोस्त, मैं स्विमिंग में बहुत माहिर हूँ। तो रिंकू कहता है, मैं तुम्हारे लिए जमीन के अंदर से जड़ी बूटी की दवाई निकाल लूंगा, मुझे गाजर निकालने की आदत है। और दोनों दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही रिंकू नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी का पुल टूटा हुआ है। अरे, अब मैं कैसे नदी पार करूंगा? वहीं मगरू तुरंत नदी में डाइव मारकर नदी पार करने लगता है। तुम किसी काम के नहीं हो रिंकू। रिंकू बहुत मुश्किल से पुल की लकड़ी के सहारे डूबते डूबते बचता है और नदी पार करता है। नदी पार करने के बाद मगरू मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी उसकी आंख में, नाक में घुस जाती है और उसके नुकीले पंजों से जड़ी बूटी को भी नुकसान होने लगता है। तुम्हारी मूर्खता के कारण जड़ी बूटी खराब हो रही है मगरू। फिर रिंकू अपने हाथों से बहुत सावधानी के साथ मिट्टी खोदकर जड़ी बूटी निकाल लेता है। दोनों फिर नदी के पास वापस जाने के लिए पहुँचते हैं। तुम नदी में डूब जाओगे, मुझे जड़ी बूटी दे दो। तुम्हारे
तैरने से जड़ी बूटी भीग जाएंगे, जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर देखो, मैं तुम्हारे बिना नदी पार नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे बिना जड़ी बूटी को बिना खराब किए वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर मगरू की पीठ पर रिंकू सवार होकर नदी पार कर लेता है और जड़ी बूटी सुरक्षित तोता के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों ने क्या मिलजुल कर ये काम किया है? हाँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए हम दोनों ने अपनी दुश्मनी भुला दी। हमारी दुश्मनी से बढ़कर तुम्हारी तबीयत बड़ी है तोता। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, मैं तबीयत खराब होने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों मेरी दोस्ती निभाते हो कि अपनी अपनी दुश्मनी, और तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम भी दोस्त बनकर रह सकते हो। और फिर मगरू और रिंकू समझदारी दिखाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब उन्हें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकता था। कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर किसी को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए। बंसीपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है।
जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है। हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।